चैप्टर में काफी आपको रिपीटेटिव चीजें मिलेगी, बट अगेन फॉर्मूला शायद न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर्मूला एक ही टाइप का होगा, एक फॉर्मूला को 3 तरीके से लिखा जाएगा और सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। सारे न्यूमेरिकल्स हमारे एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है उसके। ठीक है, सो अगेन चैप्टर अगर स्टार्ट करूं तो मैं इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना चाहूंगी। व्हाट डू यू थिंक सॉलिड्स आर? किसको बोलते हैं हम सॉलिड्स? ये तो क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे। व्हाट आर सॉलिड्स? Those having definite shape and definite volume. It is that state of matter which have definite shape and definite volume. Perfect. Definite shape, definite size, definite volume, आपको जो भी बोलना हो। इसके अलावा क्या होता है? और भी होते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज। ये तो एक बताइए क्वेश्चन ने, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज होती है? क्या? रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? व्हाट इज रिजिडिटी? सॉलिड्स आर रिजिड। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सॉलिड्स आर रिजिड का मतलब क्या? Means the particles are closely attached to each other. लिक्विड में भी हो सकता है वो तो। पार्टिकल्स आर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर। Strong force of attraction. यस, दैट्स व्हाट यू मेंट बाय रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि पार्टिकल्स पे के बीच की जो फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और मैं इस पे कितनी भी लार्ज फोर्स अप्लाई करूं, जैसे ही मैं वो फोर्स रिमूव करूंगी द पार्टिकल इज गोइंग टू रीगेन इट्स शेप। और पार्टिकल ना बोल के द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रीगेन इट्स शेप। पार्टिकल इज अ सिंगल पॉइंट, हम उसको सॉलिड नहीं बोल सकते हैं। सॉलिड एक ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट पे अगर मान लो ये स्केच पेन की मैं बात करूं, इट इज सॉलिड, तो मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जब तक मैं फोर्स लगा रही हूँ तब तक हो सकता है इसमें शेप का चेंज आ रहा हो, बट वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है। जैसे मैं फोर्स हटाऊंगी वो वापस अपनी शेप रीगेन कर लेगा। वो शेप रीगेन कर लेगा तो हम बोल सकते हैं सॉलिड्स आर इलास्टिक मटेरियल्स। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। विश्वा एंड कुशल, आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए। सो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन by rigidity. What Harsh was trying to say is they have specific intermolecular distance between them and we cannot change that distance. They have definite intermolecular distance between them और उस intermolecular distance की वजह से ये definite shape कहलाती है। इंटरमॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, इंटर एटॉमिक भी बोल सकते हैं। आप सॉलिड्स को विजुलाइज कर सकते हो स्प्रिंग बॉल मॉडल की तरह। वो मॉडल कैसा होएगा कि मान लो मेरे पास दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हैं लेट्स से, और इसको मैंने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखा है। इन ऑब्जेक्ट को मैंने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो अगर मैंने इसको स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ पे फोर्स जब लगाऊंगी तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब तक फोर्स लगेगा तब तक वो अंदर कंप्रेस हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट जैसे ही मैं फोर्स रिमूव करूंगी स्प्रिंग क्या करता है, अपनी शेप रीगेन कर लेता है। सॉलिड्स भी वैसे ही हैं। सॉलिड्स में ये जो बॉल्स मैंने ड्रॉ किए ये एटम्स हैं, और ये जो स्प्रिंग है ये इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। जो रिस्टोरिंग फोर्स लगती है दैट इज नथिंग बट इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको कोई पूछे सॉलिड्स के केस में which forces help in regaining its shape back, it is the interatomic forces या intermolecular forces between the two atoms or molecules. Is that clear to everyone? सिंपल है अभी तक तो? ठीक है, अब थोड़े टर्म्स आएंगे हमें चैप्टर 9 से रिलेटेड, जो आएगा इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। तो ये टर्म्स का क्या मतलब है?
अभी तक मैंने जो बात बोली वैसे मैंने ये टर्म्स को डिफाइन कर दिया है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने उस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स कोई मुझे बता सकता है किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स? चलो उससे पहले आप डिफॉर्मिंग पे ना जाके फोर्स क्या क्या कर सकता है कोई ये बता सकता है? व्हाट डज अ फोर्स कैन डू? यस वेदांत। Change the shape of an object. Force can change shape of the object. Okay, what else? Change the position. Change the position, change the speed, change the acceleration, change the direction. change the direction. ये तीन काम फोर्स के होते हैं। ये हमने चैप्टर 5 में सीखा था कि फोर्स कैन डू ऑल दीज थ्री थिंग्स। ये इन दोनों के बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब जब स्पीड चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, ये सब हमने बहुत बार चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सब में यही किया था अभी तक, राइट? बट शेप चेंज की बात हमने नहीं की थी। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। That force is known as deforming force. A force which can change the shape of the object is known as deforming force. अच्छा, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट में, साथ साथ एक और फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी शेप रीगेन करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल स्पंज का केस कंसिडर करो। स्पंज के केस में क्या होता है, मैं स्पंज को प्रेस करूं तो वो शेप चेंज कर देता है, बट जैसे मैं अपना हाथ रिमूव करूंगी स्पंज वापस अपनी शेप रीगेन कर लेता है। तो उसमें कोई फोर्स तो लग रही होगी जो उसको शेप रीगेन करने में हेल्प कर रही है। दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। अगर वो अपनी शेप कंप्लीटली रीगेन कर लेता है, इफ द ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स शेप completely, if the object regain its shape completely on the removal of deforming force, definitely, then it is said to be an elastic object, yeah, elastic body. And this property of that material is known as elasticity. This property of the material is known as elasticity. दूसरी साइड आते हैं हम। If the object cannot regain its shape back, if the object cannot regain its shape back, then the object is said to be plastic body, and this property of the object is known as plasticity. रीगेन कर ले रिमूवल पे तो इलास्टिक, नहीं रीगेन कर पाए तो प्लास्टिक। एग्जाम्पल आपको दोनों के देने हो तो मैंने दिए हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया स्पंज, रबर, ये सारे इसी के एग्जाम्पल होते हैं। इसका मैं आपको दूं तो क्ले, क्ले पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे वो वही शेप रखेगा अपनी, रीगेन नहीं कर पाता अपनी शेप। क्लियर है ये आप लोगों को? इसके अलावा दो टर्म्स और हैं, एक है इलास्टिक फैटीग और एक है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक फैटीग का मतलब होता है कि जब बार बार आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, रिमूव करते हो, फोर्स लगाते हो, रिमूव करते हो, तो क्या होता है अल्टीमेटली वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल रबर बैंड, रबर बैंड के केस में क्या होगा, मैं खींचू कम करूं, खींचू कम करूं, तो बार बार क्या होता है इसमें चेंज आता रहता है। तो वो चेंज की वजह से अल्टीमेटली जो इसका ओरिजिनल शेप होता है वो लूज हो जाता है। हाँ डेफिनेटली मैं उसको वापस लेकर आ सकती हूँ, मैं थोड़ा और स्ट्रक्चर में वापस चेंज कर दूं, केमिकली जाके चेंज करूँ तो वो वापस हो जाएगा चेंज। बट अभी के लिए तो ये चेंज हो गया है, इसकी प्रॉपर्टीज लूज हो गई है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इट इज नॉट एबल टू रीगेन इट शेप कंप्लीटली बैक। तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक फैटीग। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिक फैटीग। ये अपने को कहां देखने के लिए मिलता है?
आपने सुना है ब्रिज रिकंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में चली जाती है। डेफिनेटली उसमें दो ये इलास्टिक फटीग इज वन एग्जांपल, बट उसमें गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता है, करप्शन में बहुत पैसा आता है वहां पे। फिर बिल्डिंग वाले अगर रिकंस्ट्रक्शन में भेजते हैं, बिल्डर को बहुत पैसा मिलता है। ये तो है, ये साइड वो है बेनिफिट्स उनके। बट कई रीजन क्या होते हैं बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्शन में ले जाने के या ब्रिजेस को रिकंस्ट्रक्शन में ले जाने के, कि जब बार बार लेट्स से ब्रिज की मैं बात करूं, बार बार हैवी लोड उसके ऊपर से पास हो रहा है, उसमें आयरन रॉड्स लगे हुए, स्टील रॉड्स लगे हुए अंदर, वो स्टील रॉड्स पे से जब आप अल्टीमेटली फोर्स पास करवाओगे, इट विल स्टार्ट बेंडिंग। इंस्टेड ऑफ रीगेनिंग इट शेप बैक, इट इज गोइंग टू स्टार्ट बेंडिंग। और वो जो बेंड करने लग जाता है तो चांसेस है ब्रिज टूट के गिर जाए, नीचे धंस जाए, क्योंकि अगर जो जो रॉड्स पे वो खड़ा है वो रॉड्स ही नहीं स्टेबल है तो वो नीचे गिर सकता है। सेम ऐसा ही बिल्डिंग्स का केस भी हो सकता है। तो आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स क्या करते हैं, ब्रिजेस को रिकंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं, बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं, वहां पे हमें इलास्टिक फिटिंग देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसका दूसरा जो टर्म मैंने आपको बोला था वो था इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अच्छा, स्पंज को जब आप प्रेस करते हो और उसके बाद जब आप हाथ रिमूव करते हो, अपना मतलब फोर्स रिमूव करते हो, तो देयर इज सम टाइम डिले। मतलब बहुत छोटा सा ही होगा, डेफिनेटली अपने नेकेड आईज से देखें तो अपने को लगता है कि नहीं कुछ डिले नहीं हुआ है, जैसे मैंने हटाया वैसे ही आ गए, बट देयर माइट बी सम टाइम डिले, वेदर इट बी नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, बट कुछ ना कुछ डिले जो आता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। The time delay in regaining the shape back is known as elastic after effect. Is that clear to everyone? So after this point, what we did in offline classes was asked students to read this part. That is point number 1, 2 and 3 I believe. तो हम ऑफलाइन के पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऑनलाइन में मैं भी एक्सपेक्ट करूंगी आप लोगों से कि आप लोग इसको रीड करो। नोट्स आपके पास हैं, नोट्स में पहला पेज और सेकंड पेज का फर्स्ट पॉइंट आई बिलीव ये होगा। स्टार्ट रीडिंग, आई गिव यू 5 मिनट्स टू डू दैट। कोई भी डाउट आपको रह जाता है आप पूछिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी को जानने के लिए जो जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें चाहिएगी वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, तो मैं आपको 3 क्वांटिटीज के नाम बता देती हूँ। One is stress, other is strain, and third is modulus of elasticity. ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम सीखने वाले हैं, तो हम इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी देख पाए, सर्च कर पाए, राइट कि मतलब क्या किसके किस पे कैसे डिपेंड करता है, क्या चूज करना पड़ता है, क्या मटेरियल होना चाहिए। और ये ज्यादातर पता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें आता है आप लोगों को, या जो भी आप कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के पार्ट में जाओगे, जब आपको ऐसा होगा ना स्टील रॉड चूज करने हैं, आयरन रॉड का भी चूज करना पड़े, उस वो वाले पार्ट में ये सब फैक्टर्स देखे जाते हैं। मैकेनिक्स है सॉलिड्स का ये। सो अब इसमें समझने के लिए मैं फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना स्टार्ट कर देती हूँ कि स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन क्या बोलते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप अगर इसको डिफाइन करना चाहो, स्ट्रेस इज दैट समथिंग व्हिच कॉजेज व्हाइल स्टडीइंग फिजिक्स, तो ये वो डेफिनेशन नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स पढ़ते टाइम जो स्ट्रेस है ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज force per unit area, and to be precise it is restoring force per unit area या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट बेसिक डेफिनेशन ये रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। हेल्प मी विद द एसआई यूनिट। विश्वा मोदी आप मुझे हेल्प करो, स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इट वुड बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 पास्कल, याद रखना। इसके अलावा डायमेंशंस पे अगर जाए तो
मोक्ष गोस्वामी, यस मैम। वीडियो ऑफ है तुम्हारा। तनीषा, हेल्प मी विद द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। फोर्स की ml/t-2 and एरिया की l square. So it would ultimately become ml-1t-2. ml-1t-2. That would be the case here stress का dimension के लिए। ठीक है, यूनिट वुड बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस वुड बी ml-1 t-2। अब इसके अलावा 3 टाइप के स्ट्रेस के साथ हम डील करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, एंड थर्ड वन वुड बी नहीं शेयर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंट। हाँ, इन सबके और भी नाम होंगे, मैं आगे आके आपको रिपीट करती जाऊंगी कि इन सबके और क्या क्या नाम हो सकते हैं, ताकि क्वेश्चन में किस तरीके से आता है तो आपको पता चल सके। ऑलराइट, सो ये स्ट्रेस के बारे में। अब इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, बट पहले हम स्ट्रेन के बारे में भी सीख लेते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज change in dimension upon original dimension. Change in dimension upon original dimension मतलब किस क्वांटिटी में चेंज आ रहा है आपके ऑब्जेक्ट के, लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में, एरिया में, वॉल्यूम में। दैट चेंज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, हाइट, वॉल्यूम, एनीथिंग, उससे डिवाइड करूंगी तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेन। सिंस इट इज डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ऊपर आएगा डेल्टा एल, नीचे आएगा एल, तो रेशियो है दो लेंथ्स का, तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा? वैष्णवी, ऐसा यूनिट क्या होएगा इसका? मैम ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन। ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, ऐसा यूनिट वुड बी। अच्छा, हाँ, L upon L। नहीं, तो ऐसा यूनिट क्या है? L upon L इज नॉट दी ऐसा यूनिट। कुशल, हर्ष, आप दोनों राइट हो। हेतवी आर रॉन्ग। हेतवी के बाकी सारे आंसर्स राइट थे, बस ये वाला रॉन्ग है। तनुष, वुड यू ट्राई कि इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? नो ऐसा यूनिट मैम। नो ऐसा यूनिट, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। मीटर अपॉन मीटर इज नथिंग, इट इज यूनिटलेस। और अगर यूनिटलेस है तो हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो अगर मैं स्ट्रेन का कोई आपको बोले ना डायमेंशन लिखने के लिए बोलना, इट इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, ये आ जाएगा m0 l0 t0। जितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं सेम उतने ही टाइप के स्ट्रेन होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड shearing strain। यहाँ पे भी shearing stress लिख सकती थी मैंने दूसरा नाम लिख दिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस। shearing is the another word, since मैंने बता ही दिया तो मैं लिख ही देती हूँ, shearing stress is the another word for it। नेक्स्ट, अब आते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में। जैसे जैसे शेप में चेंज आता रहता है, जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, मतलब चेंज बढ़ते जाएंगे। मैं पहले आपको इनका डेफिनेशंस कंप्लीटली दे देती हूँ, फिर हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज दैट स्ट्रेस इन विच force is acting as if it is changing the length of the object। फॉर्मूला वही रहेगा, F upon A
बट चेंज किस डायमेंशन में, किस फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा होगा, लेंथ में। कि जैसे मान लो इस स्केच पेन को मैं ऐसे पीछे से खींचती जाऊं और इसकी लेंथ बढ़ जाए, खींचने से इसकी लेंथ बढ़ जाए, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कि किस क्वांटिटी में आपके ज्यादा चेंज आया है, लेंथ में ज्यादा चेंज आया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की मैं बात करूं, हर एस्पेक्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्फीयर का एग्जांपल लेती हूँ, इसमें स्फीयर पे ऐसे फोर्स लग रहा है सच दैट वो उसको एक्सपैंड करता जा रहा है, स्फीयर को बाहर की तरफ फुलाता जा रहा है। बलून का आप एग्जांपल ले सकते हो, बलून में आप एयर ब्लो जब करते हो तो बलून का पूरा जो शेप है वो चेंज हो रहा होता है, वॉल्यूम वाइज चेंज हो रहा होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जब ज्यादा स्पेसिफिक चेंज जो आए, रेलेवेंट चेंज वॉल्यूम में आ रहा है, तो देन फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाए, शेप में चेंज एज इन, इसके लिए कोई एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो क्यूब है, क्यूब है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो मैं आपको दिखाऊं, कोई बुक भी नहीं है मेरे पास, हाँ आई गॉट वन, ऑलराइट। सो मान लो ये बुक का जो है नीचे बेस मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड है ये बुक, नीचे से जरा भी मूव नहीं कर सकती है, बट मैंने इसकी इस लेयर पे फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, इस लेयर पे फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, तो क्या होगा, इस लेयर पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगी ऊपर वाली लेयर खिसक जाएगी, नीचे वाली वैसे ही फिक्स रहेगी। तो अगर ये क्यूबॉइडल शेप था तो बाद में, पहले ये ऐसा दिख रहा था, बाद में ये ऐसा टिल्टेड दिखने लग जाएगा। ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। मैंने क्यों टेंजेंट नाम में दिया, क्योंकि क्या होगा कि फोर्स एक ही लेयर पे आके लग रही है, ऐसा नहीं पूरे ऑब्जेक्ट पे लग रही है फोर्स, एक लेयर पे आके लग रही है ऑब्जेक्ट के, और वो लेयर को ही शिफ्ट कर रही है, इसके लिए वो क्या आ रहा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला तीनों का सेम ही रहेगा, डिफरेंट नेम्स होंगे इनके, मैं जैसे आपको साइड में मैं नेम लिख के बता देती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल या कंप्रेसिव। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और ऑल्सो नोन एज प्रेशर। आपको ऐसा रियलाइज नहीं हो मैंने जब स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर का भी फॉर्मूला ये होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। धृति इधर ध्यान दो बेटा, कहाँ देख रहे हो। सो प्रेशर का भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला यही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस। अगर दोनों ही फोर्स पर यूनिट एरिया है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फाइंड आउट करना है अभी आपको ये। और नीचे मैं लिखूं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस, ये इनके तीनों के अलग नाम है। I'll start with the doubt of मिहिर। बोलिए मिहिर, क्या डाउट है आपको। मैम अगर वॉल्यूमेट्रिक मतलब होगा तो मतलब उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो भी होगा ही ना मैम। स्फीयर की लेंथ के बारे में आप क्या बोलोगे। नहीं मैम, मीन्स कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब लेंथ भी बढ़ेगी ना मतलब। डेफिनेटली, मैंने इसीलिए बोला अगर रेलेवेंट चेंज वॉल्यूम में आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। डेफिनेटली यहाँ पे भी तो ऐसा ही होगा ना, मैं किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ाऊंगी, मैं उस पर फोर्स अप्लाई करके लेंथ बढ़ा रही हूँ तो वॉल्यूम में तो तब भी चेंज आएगा ही ना। बट रेलेवेंट चीज किस में है ज्यादा, लेंथ में कि वॉल्यूम में, वो देखा जाएगा।
अगर वो लीनियरली ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है तो मैं लेंथ का मानूंगी। बट अगर बॉडी का हर एक पार्ट, जैसे ये स्केच पेन पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ऊपर से भी बढ़ रहा है, साइड से भी बढ़ रहा है, नीचे से भी बढ़ रहा है, आगे से भी बढ़ रहा है, पीछे से भी बढ़ रहा है, हर जगह से बढ़ने लग गया, ऐसे एक्सपैंड हो रहा है कंप्लीटली, पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है। ओके मैम। भव्य, भव्य बी। मैम वो मेरे को ये डाउट था कि वर्ड हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोलिक में फर्क क्या है? हाइड्रोस्टैटिक इज आल्सो रिलेटेड टू वाटर। जब हम फ्लूइड को रेस्ट पे सीखते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक शायद आपको नोट्स में दे रखा होगा, वो भी ऐड कर सकते हो। हाइड्रोस्टैटिक गिवन है ना यहाँ पे? यस मैम। हाँ, तो वो भी ऐड कर सकते हो। हाइड्रोलिक भी वही होता है, हाइड्रोस्टैटिक भी। एंड इनफैक्ट हाइड्रोस्टैटिक इज मोर अप्रोप्रिएट। हाइड्रोलिक मैंने ना 10th चैप्टर से याद करके लिख दिया, हाइड्रोलिक वहां पे यूज होता है वर्ड। हाइड्रोस्टैटिक जब हम फ्लूइड्स को रेस्ट पे पढ़ते हैं तो वहां पे यूज होता है। ये इसके पीछे का रीजन है। गिव मी अ मिनट, मैं डाउट्स कंप्लीट करूं फिर मैं आपको बताती हूँ ये हाइड्रो वर्ड या प्रेशर क्यों आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, मोक्ष। Why do we call volumetric stress as normal stress? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगता है अपना, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगता है अपना, वो क्या होता है कि परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तभी वॉल्यूम एक्सपैंड होएगा या कॉन्ट्रैक्ट होएगा। ठीक है। नहीं समझ आया। आप एग्जाम्पल में कंसिडर करो कि आपके पास एक बॉल है, बॉल पे आप एक साइड से फोर्स लगा के उसको चेंज कर सकते हो क्या? पूरा वॉल्यूम पूरा एक्सपैंड कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? कि आपको उसके हर पॉइंट पे इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी एक्सपेंशन और जो कंट्रैक्शन है वो सेम तरीके से हो पाएगा, यूनिफाइड फॉर्म में हो पाएगा। हर पॉइंट पे इक्वल फोर्स, हर पॉइंट पे वो फोर्स, हर पॉइंट पे जो इक्वल तरीके से लगता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। तो जब भी वॉल्यूम में चेंज आना होता है तो फोर्स जो लगता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स। तो मुझे बता सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज? ग्रेविटी? नो, इट इज नॉट। नॉर्मल फोर्स? नो, इट इज नॉट। Hence, नो, इट इज नॉट। ये भी मैंने 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा हुआ है। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट on any surface. No, it is force per unit area. Dhriti, continue. Dhriti. That is pressure only, na? मैम थ्रस्ट बोला मैंने। Thrust, yes. Thrust is right. Thrust per unit area was pressure. वेदांत, मैंने फोर्स पूछा था, आप फोर्स पर यूनिट एरिया बता रहे हो। ठीक है। सो थ्रस्ट इज दैट फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। सिंस वो थ्रस्ट एक्ट करता है इसीलिए वहां पे हमने टर्म डाल रखा है प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज आल्सो इक्वल टू प्रेशर, ध्यान रखना। ठीक है। हाइड्रो वर्ड क्यों आया वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जब आप किसी फ्लूइड में ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो ना, फ्लूइड ऐसा नहीं सोचता है कि मैं इसकी लेंथ ही बढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बलून, एक मतलब पूरा फ्लेटेड बलून, ऐसे हवा भरा हुआ बलून जाके फ्लूइड में डालना, पानी में डालना, बकेट में डालना, तो पानी क्या करेगा? ऐसा सोचेगा नहीं मैं नीचे से बलून को खींचने लग जाता हूँ, लेंथ बढ़ा देता हूँ बलून की। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्हाट हैपेंस इज फ्लूइड की वजह से हर पॉइंट पे बलून के इक्वल फोर्स लगता है, हर पॉइंट पे इक्वल फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो है वो नॉर्मली लगता है, फ्लूइड में वो ही लगता है, नॉर्मल लगता है, फ्लूइड में लगता है। इसके लिए वहां पे जो स्ट्रेस आता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है। मोक्ष क्लियर है अभी? गुड। Yes, ma'am. हर्ष, क्या डाउट है आपका? मैम टेंजेंशियल स्ट्रेस इतना पता नहीं चल रहा है अभी। टेंजेंशियल स्ट्रेस या उसके लिए ना एग्जांपल्स अच्छे होने चाहिए। अभी सामने होते तो मैं बता देती, बट इसको विजुअलाइज करो। आपके सामने कोई आप ऐसा ऑब्जेक्ट रखो जो मूव हो सकता हो बट नीचे उसका बेस फिक्स्ड हो,
बेस फिक्स्ड और वो मूव हो सकता हो ना, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इस लेयर पे जो मैं फोर्स लगाऊंगी, ये फोर्स, इसकी वजह से क्या है कि बुक नीचे वाला पार्ट तो इसका स्टेबल रहेगा, ऊपर वाला ऐसे मूव हो जाएगा, ऐसे मूव हो जाएगा। तो ये ऐसे वाला जो केस था, इसको अब ये टेढ़ा हो जाएगा ऊपर से, तो शेप इसका ऐसा क्यूबॉइड की जगह पैरेललोपाइड बनेगा। अगर एक ही लेयर पे फोर्स लग रहा हो और अपने को पर यूनिट एरिया फाइंड करना हो, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। और मैम ये जो स्ट्रेस की डेफिनेशन थी, ये तीनों टाइप पे वही होगी ना, पर ये उससे फोर्स जो अप्लाई होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, उससे अगर लेंथ में चेंज आए तो वो लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, यस यस यस। वॉल्यूम में चेंज आए वॉल्यूमेट्रिक, शेप में चेंज आए टेंजेंशियल। कुशल, मैम वो आपने पूछा था ना कि स्ट्रेस और वो प्रेशर में क्या फर्क होता है। हाँ मतलब मैम स्ट्रेस में मैम रिस्टोरिंग फोर्स होता है और प्रेशर में मैम अप्लाइड फोर्स होता है ना। दोनों में वैसा वो सेम हो सकता है कुशल, उसके अलावा डिफरेंस है, मैंने बोल भी दिया अभी डिफरेंस, आप चाहो तो मेरे वर्ड्स कोट कर सकते हो या आपको अगर पता हो तो बता सकते हो। स्ट्रेस और प्रेशर में देयर इज अ डिफरेंस। ओके, कश्वी। जो स्ट्रेस है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना? नहीं, स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन फोर्स तो वेक्टर है। तो प्रेशर भी तो स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर होता है। ये सब यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, यूनिफाइड डायरेक्शन में लगते हैं, इनका डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड रहता है। इसके लिए क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कंसीडर करते हैं इनको। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। इसके अलावा हेतवी। मैम ये सभी चेंजेस परमानेंट होने चाहिए या टेम्पररी हो तो चलेगा? नहीं, लास्टिक बॉडीज है भाई, कोई ऐसे परमानेंट नहीं। जब तक मैं फोर्स लगा रही हूँ तब तक चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे ओके, बट मैं फोर्स हटा दूं चेंज चला जाए तो ठीक है, चलता है, कोई जरूरी नहीं है टेम्पररी हो या परमानेंट हो। ओके मैम। इसके अलावा कोई किसी को और रहेगा क्या डाउट? नहीं, क्लियर है ऑलरेडी। चलो, सिंस वी आर डन विद दिस पार्ट, फाइनली हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन पे चलते हैं। अब अगर आपको स्ट्रेस के सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो स्ट्रेन में आप आई डोंट थिंक ज्यादा डाउट आएंगे। लेंथ में चेंज आए तो हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल रिप्रेजेंटिंग चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक के लिए हम लिख देंगे डेल्टा वी बाय वी, अगेन वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। और शियरिंग के लिए हम लिखेंगे tan थीटा विच इज इक्वल टू x बाय एल। ये मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहती हूँ डायग्राम दिखा के। आपके पास, सबके पास नोट्स है, और जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देती हूँ। एक सेकेंड ना, हाँ ये वाला डायग्राम साइड में आपको दिख रहा होगा, ये shear strain वाला। आर यू एबल टू सी दिस पार्ट? ये जो मेरा एरो दिख रहा होगा आपको, इंसर्शन वाला जो टैब है, इसमें जो मैंने आपको दिखाया था कि नीचे फिक्स्ड फेस है, फिक्स्ड फेस पे सबसे टॉप लेयर पे जो है वो लग रहा है फोर्स, सबसे टॉप लेयर पे। अब ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से एक शेप में चेंज आएगा, वो शेप के चेंज को मेजर करते हैं tan थीटा या tan फाई से। उन्होंने वो एंगल को फाई ले रखा है, मैंने वो थीटा ले लिया था। अब ये tan फाई किसके इक्वल होगा? तो इस राइट ट्रायंगल में आप देख लो, इट इज इक्वल टू x बाय l, इट इज इक्वल टू x बाय l, वेयर x इज ऊपर से वो कितना शिफ्ट हो गया है अपने लेयर पे, और l इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन होना। मैम नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया? आपको पूछना पड़ेगा स्पेसिफिक।
मैम ये वापस से समझाओ मतलब ऐसा। आपने डायग्राम देखा? हाँ मैम मैं आपकी समझ नहीं देख रहा। ठीक है, गुड। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है नीचे वाला फेस फिक्स्ड है और टॉप लेयर पे फोर्स लग रहा है। हाँ मैम। ठीक है, अब वो फोर्स लगने की वजह से क्या है, पहले देखो ओरिजिनल पोजीशन जो था वो यहाँ था, पहले क्यूबॉइडल शेप में था, ये जो मेरा आपको एरो दिख रहा है ये यहाँ पे था। दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, फोर्स लगाने की वजह से ये शिफ्ट हो गया, ये डॉटेड लाइन पे चला गया। तो अगर ये डॉटेड लाइन पे जाएगा तो यहाँ पे कोई एंगल में चेंज आ जाएगा, मतलब देयर वुड बी अ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस मैम। मुझे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट tan फाई कैलकुलेट कर लेना है, तो वो मुझे मिल जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। तो tan फाई जब मैंने कैलकुलेट किया तो दैट केम आउट टू बी x/L, उसको हमने बोल दिया शेयरिंग स्ट्रेन। ओके थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। सो आई होप सबको ये क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे चलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी समझने के लिए आपको इसके पीछे एक लॉ है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक कौन था उसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल दे देती हूँ। ही वॉज वो नहीं होते थे पुराने टाइम में, ये इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी होती थी जहाँ पे पेपर्स और चेक करने का काम किसी को दिया जाता था। कोई भी आप पेपर जब सबमिट करोगे ना, तो जब तक इंग्लैंड की सोसाइटी, वो रॉयल सोसाइटी चेक ना कर दे, तब तक वो पेपर अप्रूव नहीं होता था। तो ही वॉज दैट इन्विजिलेटर एट दैट टाइम, बहुत खड़ूस इंसान था। आइंस्टाइन को निकाल दिया था उसने। आइंस्टाइन को ऐसे बोल दिया था कि नहीं नहीं तेरा पेपर नहीं एक्सेप्ट हो सकता। आइंस्टाइन का पेपर था ड्यूअल नेचर पे, पार्टिकल, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, वो आइंस्टाइन ने दिया हुआ थियरी, आप लोगों को पता ही होगा, इक्वेशन सीखा होगा आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो थियरी रॉबर्ट हुक ने मना कर दिया था कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है ये थियरी, क्योंकि तब तक वेव नेचर चलता था, तो वो पार्टिकल नेचर को मानते ही नहीं थे कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, झूठ झूठ बात है। बट उसने खुद ने अपना थियरी तो दिया था इस पे, इसीलिए यहाँ पे आपको हुक्स लॉ करके नाम आएगा। रॉबर्ट हुक वाज दैट पर्सन, दैट खड़ूस पर्सन, राइट, जिसने आइंस्टाइन का पेपर रिजेक्ट किया हुआ। ही वाज रिसर्चर इन दिस रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, बहुत बड़ी पोस्ट होती थी उस टाइम के लिए वो वाली, क्योंकि साइंटिस्ट की जनरली बात जब करते थे तो इंग्लैंड पे देखा जाता था कि, क्योंकि यू नो इंग्लैंड तो कितना सुपीरियर मानता है अपने आप को। It is, I believe, the only country who is not ruled by any other country, और अपने ऊपर उन्होंने बहुत साल राज किया हुआ है, ऐसा ऐसा सुना होगा। इंडिपेंडेंस की जब थियरी आती होगी तो वहां पे आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। तो हर चीज में इंग्लैंड की चलती थी, तो रॉबर्ट हुक भाई साहब की बहुत इज्जत थी। उन भाई साहब ने रूल निकाला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और उसको बोलते हैं हुक्स लॉ, कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस लेकर आओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैं जैसे इस पे फोर्स लगाऊं, फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से कुछ ना कुछ चेंज आता जाएगा। तो ये जितना चेंज है, जितना मैंने स्ट्रेस लगाया उतना ज्यादा चेंज आएगा। कम स्ट्रेस कम चेंज, ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा चेंज, ऐसा वाला सिंपल। बट इसमें लिमिट भी दे दी कि विद इन इलास्टिक लिमिट इट इज गोइंग टू हैपन, उसके बियॉन्ड नहीं। अब इलास्टिक लिमिट इज वन पॉइंट जो मैंने पढ़ाया नहीं था और किसी ने पूछा भी नहीं। अब मुझे वहां पे पता चल गया था क्लास इंटरेस्टेड नहीं है रीडिंग में। पहले पन्ने पे इलास्टिक लिमिट पॉइंट था, मैंने आपको रीडिंग के लिए दिया, किसी ने नहीं पूछा कि मैम आपने इलास्टिक लिमिट तो डिफाइन ही नहीं किया। देख लो जाके जाए, फर्स्ट पेज भी था ये। सो हाँ, वो 9th में रॉबर्ट हुक्स का लॉ था ना ये कि मतलब उसने स्मॉल कंपार्टमेंट्स को सेल नेम किया था, मैं वो वही रॉबर्ट हुक है कि अलग है? वही है रॉबर्ट हुक। इसने बहुत फील्ड में काम किया हुआ है। आपने बायोलॉजी में सुना होगा ना, कॉर्क वाले टाइम पे जब आया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बायो मुझे भी याद है, बट ये वही वाला है। बहुत फील्ड में काम किया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे भी हम बता देते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये नाम आपने स्प्रिंग के डेरिवेशन में भी सुना होगा, 6.3 का वीडियो अगर आपने देखा है तो। F is directly proportional to -6। भाई 6.3 का वीडियो पोस्ट हुए 2 हफ्ते हो गए, अब देख लो, टाइम है देखने का।
ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना जाके। तो वहां पे आपको हुक्स लॉ मिला होगा, एंड दैट हुक्स लॉ इज द एक्सटेंशन टू दिस ओनली, इसी का एक्सटेंशन है। आपको रियलाइज भी हो जाएगा जब आप उसको पढ़ोगे ढंग से। तो अब ये इलास्टिक लिमिट है क्या, ये मैं बता देती हूँ। मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स रिमूव किया, उसने शेप रीगेन कर ली। पहले 1 न्यूटन अप्लाई किया, शेप रीगेन होगी। 2 न्यूटन अप्लाई करके रिमूव किया, शेप फिर से रीगेन होगी। 3 किया, फिर से रीगेन होगी। 4 किया, फिर से रीगेन होगी। 5 किया, फिर से रीगेन होगी। 6 पे वो बोलता अरे भाई ऑब्जेक्ट ही हूँ, क्या कर रहा है तू मेरे साथ। ऐसे नहीं कर, बार बार फोर्स बढ़ाता जाएगा तो मैं अल्टीमेटली क्या होगा, मेरी शेप चेंज हो जाएगी। ऐसा हर ऑब्जेक्ट में होता है। आप किसी मैं लेट्स से ये स्केल की मैं बात करूं, ये 1 न्यूटन अप्लाई किया मैंने ऐसे तोड़ने के लिए इसको, अभी तक शेप रीगेन होगी। 2 किया, शेप रीगेन। 3 किया, शेप रीगेन। अल्टीमेटली क्या बोलेगा, मेरी भी तो कोई लिमिट है, मैं अल्टीमेटली टूट जाऊंगा और मेरे को अपने स्केल को तोड़ना नहीं है। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट आपको करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। इट इज प्रेशियस टू मी, इंजीनियरिंग की एक ही याद है अभी मेरे पास। सो ये शेप रीगेन करने का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बियॉन्ड शेप रीगेन नहीं हो सकता है ऑब्जेक्ट का। तो तब तक क्या रहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग केसेस हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्केल का इलास्टिक लिमिट था 10 न्यूटन, बट किसी और का है 20 न्यूटन। आयन की मैं बात कर लूं, लेट्स से 20 न्यूटन, किसी और ऑब्जेक्ट की बात करूं तो 30 न्यूटन। अच्छा, क्या हर इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा? नो। हो सकता है 9 न्यूटन तक ही वैलिड रहे, 10 न्यूटन तक भी। 9 से 10 में क्या हो, मैं फोर्स लगाऊं लेकिन वो शेप रीगेन कर लेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। 9 न्यूटन तक वो फॉलो कर रहा था, 9 से 10 के बीच में वो बोलता मैं फॉलो नहीं करूंगा, अब मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूं कि इसके बाद मैं अपनी शेप वापस रीगेन नहीं करूंगा। ये वो वार्निंग पीरियड होता है 9 से 10 वाला, राइट। सो जब तक वो शेप रीगेन कर, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन चलता रहता है, उस लिमिट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। होता किसके अंडर है, इलास्टिक लिमिट के अंडर। इलास्टिक लिमिट इज दैट पॉइंट, that maximum stress after which the object cannot regain its shape back on the removal of deforming force. मैं फिर से बोल देती हूँ, elastic limit is the maximum amount of stress after which the object cannot regain its shape back on the removal of deforming force. Is that clear to everyone? Devam, Moksh, Kavina? चालू है। ऐसे मैं बोल रही थी, मैं तो हाँ ना पूछा था, अभी मैंने कहा बोला वीडियो के लिए। ठीक है, सो अगर ये क्लियर है आपको तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं इसी बात को खींच के लेके जाती हूँ। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, क्या इंट्रोड्यूस होता है, किसी को याद है कि हमने सेकंड चैप्टर में सीखा था? कांस्टेंट। यस, इक्वालिटी में बदलने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अगर हमें बोलना हो तो अगेन आपको इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट बताना हो तो स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ स्ट्रेस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस, और डायमेंशंस भी वही सेम रहेंगे, ml-1 t-2। जैसे 3 टाइप के स्ट्रेस 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं, वैसे ही 3 टाइप के मॉड्यूलस होते हैं। यंग्स मॉड्यूलस, नाम अजीब अजीब है, वो अगेन साइंटिस्ट के नाम पे थोड़े बेस्ड है। यंग्स मॉड्यूलस, फिर बल्क मॉड्यूलस, एंड लास्ट इज शियर मॉड्यूलस। डेफिनेटली आपको पता चल ही गया होगा हम किस लाइन पे जा रहे हैं। अगर लेंथ में चेंज आएगा तो यंग्स मॉड्यूलस यूज करने का, वॉल्यूम में चेंज आए तो बल्क मॉड्यूलस यूज करने का, और शेप में चेंज आए तो शेयर मॉड्यूलस यूज करने का। तीनों ऐसे ही लाइन पे चलते रहेंगे आगे आगे। यस मिहिर बोलिए।
मैम मेरा ये डाउट मतलब ये पूछना है कि मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इलास्टिक होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। किसी और को क्लियर हो गया क्या इसका क्वेश्चन? नहीं। मिहिर, कैन यू रिपीट? जो स्ट्रेस है वो मतलब प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, वो तो इलास्टिक लिमिट होगा। अगर इलास्टिक वो ही नहीं मतलब इनफाइन मतलब कि प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब चलता ही ऐसा ऑब्जेक्ट है मैम? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, चलता ही रहे, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाते हैं जाके। मैं एक लिमिट तक ही सब पे कोई फोर्स लगा सकती हूँ, जब वो ब्रेक हो जाएगा तो हाउ विल इट बी एबल टू रीगेन इट शेप बैक? ठीक है। हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऐसे होते हैं जहां पे हुक्स लॉ ऑबे नहीं होता, ये काइंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमें जैसे आप लोगों ने रबर का एग्जांपल लिया होगा, तो रबर के केस में ऐसा नहीं होता कि मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो 1 न्यूटन के बराबर ही स्ट्रेन आएगा। मैं अगर स्ट्रेस डबल कर दूं तो हो सकता है स्ट्रेन 4 टाइम्स हो जाए, स्ट्रेस ट्रिपल करूं स्ट्रेन 9 टाइम्स हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ये टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। रबर इज दैट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे, टिश्यू ऑफ एओर्टा। ऐसा ऐसा बोला जाता है, ये मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। हार्ट में एक टिश्यू होता है शायद, जहां तक मुझे याद है। बायोलॉजी वाला कोई स्टूडेंट हो, मेरी कोई हेल्प कर सकता हो? हार्ट के आजू बाजू या हार्ट में ऐसा कुछ टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू ऑफ एओर्टा। दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वहां पे आप स्ट्रेस डबल करोगे स्ट्रेन 4 टाइम्स, स्ट्रेस ट्रिपल करोगे स्ट्रेन 16 टाइम्स, मतलब बढ़ता जाएगा, कोई प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं है वहां पे। ठीक है, ऑल राइट। मूविंग अहेड, अगेन यंग्स बल्क शेयर मैंने आपको बता दिया क्या था। अब मैं एक रैपिड फायर खेलने वाली हूँ आप लोगों के साथ। अब वो रैपिड फायर में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोग हार जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी। कौन किसको पकड़? वेदांत त्रिवेदी से मैं स्टार्ट करती हूँ। वेदांत। यस मैम। वेदांत, बहुत इजी रैपिड फायर है आपके साथ। आपको एसआई यूनिट और डायमेंशंस बताना है, जो भी क्वांटिटी में नाम लूं उसका। ये इसी पेज पे क्वांटिटी प्रेजेंट होगी आपकी। फंसा रहे हो मैम अभी आप मेरे को? नहीं, मैं फंसा नहीं रही, मैं तो बहुत प्यार से पूछ रही हूँ यार। मैं थप्पड़ लगा नहीं सकती ऑनलाइन में, नहीं तो वो चलता है मेरा। ट्राई करते हैं वेदांत, शुरू करते हैं, ठीक है? आते हैं ना तुम्हें सबको ये? हाँ मैम। ठीक है, चलो। 3 क्वांटिटीज पर पर्सन मैं पूछूंगी, 3 क्वांटिटीज। वेदांत, आई विल स्टार्ट विद यू। व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? तो डायमेंशन लेस। हाँ, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सोचने में। रैपिड फायर का मतलब ये थोड़ी ना होता है। अरे कोई फ्रेंड्स फैन नहीं है क्या? लाइटनिंग राउंड नहीं देखा क्या आप लोगों ने उसका? हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, वो लाइटनिंग राउंड फॉलो करना है अपने को यहाँ पे। तो बी फास्ट ना वेदांत। ऑल राइट, नेक्स्ट। एसआई यूनिट ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस? एफ बाय ए। एसआई न्यूटन। यूनिट वेदांत। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑल राइट। रुद्रराज, हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है रुद्रराज गोहिल। इनके पास भी आएंगी 3 क्वांटिटीज, और वो 3 क्वांटिटीज आपकी है रुद्र। बल्क मॉड्यूलस का एसआई यूनिट? ये बोल ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है पर आवाज नहीं आ रही है। मैम,
ये लीव कर गया, ओ शिट। चलो कोई बात नहीं, दूसरे को पकड़ते हैं। प्रांजलि, प्रांजलि बताइए मुझे। प्रांजलि, SI यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ये आप लोग एक्टिंग तो नहीं करते ना कि आपको आवाज नहीं आ रही है मैम? आ रही है। आ रही है। तो प्रांजलि बोलो फिर, SI यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस। पता नहीं। नहीं, ओ शिट, बहुत इजी है। चलो कोई बात नहीं, दृष्टि से स्टार्ट करते हैं। दृष्टि, हाँ मैम, दृष्टि, SI यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ शियर मॉड्यूलस। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पक्का तीनों का सेम होएगा? हाँ श्योर? हाँ मैम। ठीक है। धृति, धृति, डायमेंशंस फॉर यंग्स मॉड्यूलस। डायमेंशंस फॉर यंग्स मॉड्यूलस। m l minus 1 t minus 2. Dimensions for shear modulus. m l minus 1 t minus 2. Dimensions for longitudinal strain. लॉन्गिट्यूडनल मैम आपका आवाज कट गया था। Longitudinal strain. m0 l0 t0. Dimensionless. No dimensions. Very good. Yes, Kashvi. Kashvi, SI unit of longitudinal stress. SI न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI unit of volumetric stress. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI unit of tangential stress. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Harsh Rathod, SI unit of longitudinal strain. Unitless. SI unit of volumetric strain. Unitless. SI unit of shearing strain. Unitless. Darsh Shah, dimensions for longitudinal stress. Dimensions for longitudinal stress. M L minus 1 t minus 2. Dimensions for volumetric stress. M L minus 1 t minus 2. Dimensions for pressure. Pressure, ma'am. M L minus 1 t minus 2. Yes, same. So अब मैं फाइनली आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ जो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, प्रेशर के बीच के डिफरेंस बताएगा। All types of stress are not pressure. All types of pressure are stress. All stress are pressure, but not all pressure are stress. आपने वो सुना है स्टेटमेंट, all minerals are ores, but not all, नहीं उल्टा बोल रही मैं, all ores are minerals, but not all minerals are ores. 8th स्टैंडर्ड में आता था आप लोगों को, 8वीं कक्षा की बात कर रही हूँ मैं। वो बोल रहे मैम 10वीं का याद नहीं, 8वीं का कहाँ से याद होगा? आप मजे कर रहे हो क्या हमारे साथ? अरे 10th में भी था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल प्रेशर आर नॉट स्ट्रेस बोला ना आपने? All pressure are stress. All pressure are stress, but not all stress are pressure. जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को मैं प्रेशर नहीं बोल सकती, टेंजेंशियल स्ट्रेस को मैं प्रेशर नहीं बोल सकती, बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को मैं प्रेशर बोल सकती हूँ। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। ऑल राइट, सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल SI यूनिट एंड डायमेंशन हियर, राइट? मैं एक और धोखा करती हूँ आप लोगों के साथ, एक धोखा वाला गेम और। देखो किसको पकड़ू मैं? कौन क्लास में है, वीडियो भी नहीं चालू करके बैठे? आदित्य देसाई। यस मैम। आदित्य, यू टेल अस, अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज स्ट्रेस, व्हाट विल बी द चेंज इन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? It will increase. If you decrease stress, what will be the change in modulus of elasticity? Will decrease. If you increase strain, what will be the change in modulus of elasticity? No idea. स्ट्रेस में आपने बढ़ाया तो बढ़ गया, स्ट्रेन बढ़ाओगे तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अच्छा तनीषा, if you decrease strain, what happens to modulus of elasticity? Increases. Increases.
दिया शाह, दिया स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन पे क्या फर्क पड़ेगा? मैम स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन डिक्रीज स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बोल रही है दिया शायद। हाँ ठीक मैम कैन है। यू रिपीट द क्वेश्चन? Yes, if you increase stress, what happens to strain? If stress increases, then strain decreases. Strain decreases. Hitanshi Shah, if you increase stress, what happens to strain? It will also increase. It also increases. Naman Shah, if you increase stress, what happens to strain? Decreases. It decreases. Tanesha, if you increase stress, what happens to strain? ये लड़की का तो शायद ऑडियो कनेक्टेड ही नहीं है, क्या कर रहा है जी क्लास में? ऑलराइट, चलो एक तो कम हुआ क्लास में से। भीष्म, भीष्म अगर मैं बोलूं अभी तक के सारे आंसर्स में से सिर्फ एक आंसर राइट था, बाकी सारे गलत थे, तो कुड यू टेल वो कौन सा आंसर राइट था? किसी एक जन का आंसर राइट था, बाकी सारे गलत थे। पता नहीं मैम। नहीं पता? किसी को आइडिया है कि सारे आंसर गलत है? मैंने जिस स्ट्रेस इंक्रीज, स्ट्रेन अगर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। कोई एक को बोलना होता है, ऐसे सबको नहीं बोलना होता साथ में, कोई एक बोले तो पता चले। मैं हर्ष से पूछती हूँ, बोलिए हर्ष। मैम मुझे तो एक स्टेटमेंट क्लियर करना था। नहीं अभी डाउट नहीं पूछ रही मैं, नहीं नो। कश्वी, स्ट्रेस अगर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, बट बाकी सारे गलत है, बाकी सारे गलत है। तनीषा का भी आंसर गलत है। हाँ। फिर मेरे को आदित्य ने भी बहुत आंसर्स दिए थे, वो भी गलत है। हाँ गलत है। पक्का? हाँ। तो राइट आंसर क्या है कश्मी? कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। हाँ, तो उसके अलावा मैंने तनीषा से पूछा था कि स्ट्रेन कम होए तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? स्ट्रेन कम होगा तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा। तो ये तो तनीषा ने बोला था ऐसा, अभी तो तनीषा को कैसे गलत बोल सकती है? मैम। हाँ मोक्ष। मैम एक चीज पता नहीं चली, जब आपने बोला कि व्हेन स्ट्रेन इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, तो मैम आपने उस टाइम डिक्रीज क्यों बोला? इंक्रीज होने पे डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। मैंने ये बोला नहीं होगा डिक्रीज, मैंने तो इनके आंसर रिपीट किए थे। मैंने कहा बोला था राइट है रॉन्ग है, मैंने बोला था निशा ऐसा राइट है रॉन्ग है, मैंने दूसरे पर्सन पे स्विच कर दिया था। आई वाज बीइंग स्मार्ट। मैम आपने टोन में ऐसे बोला कि राइट लगा ना, I have a deceptive tone. So मोक्ष that is not right. तनीषा wrong है, मैंने क्लियरली बता दिया कि ये टोन मेरा वो बहुत क्लियर वाला है। सारे आंसर तनीषा के गलत थे, सारे आंसर आदित्य के गलत थे। दिया ने शायद बीच में, हितांशी ने शायद आंसर राइट दिया था कि स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ेगा, और कश्मी ने उसको रिपीट किया है कि स्ट्रेस इंक्रीजेस स्ट्रेन इंक्रीजेस। अब आदित्य और तनीषा के आंसर रॉन्ग क्यों है? तो लेट मी टेल यू। आप ही ने बोला स्ट्रेस बढ़ेगा, मैं अगर स्ट्रेस को डबल करूं तो ये डबल हो जाएगा, स्ट्रेस को ट्रिपल करूं ये ट्रिपल हो जाएगा। तो भाई अगर ये डबल होएगा नीचे भी तो डबल हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने पहले शुरू करते टाइम मैंने बोला था ये धोखा है, धोखे वाला क्वेश्चन है ये। धोखा कैसे है आपको याद होगा, R इज इक्वल टू V बाई I, ओम्स लॉ। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता था? क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता था? दोनों पे नहीं करता था, क्योंकि V was directly proportional to I। V बढ़ता था तो I बढ़ता था उसी फैक्टर में, तो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता था। सिमिलरली
स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वुड रिमेन कांस्टेंट. इट डजंट डिपेंड ऑन बोथ ऑफ देम. किस पे डिपेंड करता है फाइंड आउट करके बताओ फटाफट. नोट्स में सेशन 1 में आपको दे रखा है ये. फाइंड आउट करके बताओ मॉड्यूलस किस पे डिपेंड करता है इलास्टिसिटी का. आदित्य आदित्य के रिएक्शन आ रहे हैं मुझे. ओ ऐसा वाला रिएक्शन है आदित्य का. Kevina, am I pronouncing your name right now? Yes, ma'am. Great. So, can you tell me कौन से factors पे depend करता है ये modulus of elasticity? Page 1, 2, 3, थर्ड पेज पे होना चाहिए या फोर्थ पेज पे? थर्ड पेज पे होना चाहिए. Yes, Kushal. Ma'am, its value depend upon the nature of material of the body and the manner in which the body is deformed. Second, its value. Continue. Its value depends upon the temperature of the body, and third, its value is independent of the dimensions of the body. Yes, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो उन्होंने बता रखा है. फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल. सेकंड, हाउ योर बॉडी इज चेंजिंग इट्स डायमेंशन. अगर लेंथ बढ़ रहा हो तो यंग्स, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो बल्क मॉड्यूलस, एंड तीसरा क्या था, शेप बढ़ रहा हो, शेप चेंज हो रहा हो तो shear मॉड्यूलस. तो आपको कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चूज करना है वो डिपेंड करता है कि क्या चेंज हो रहा है आपकी बॉडी का. सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. कौन सा मटेरियल ले रखा है, फ्लूइड है, गैस है, सॉलिड है, आयन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कौन सा मटेरियल आपने ले रखा है उस पर डिपेंड करता है. एंड थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर के साथ उन्होंने रिलेशन नहीं दे रखा है, बट कभी आपको यंग्स मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दे रखी होगी ना क्वेश्चन में, तो साथ में स्पेसिफाई कर रखा होगा एट दिस डिग्री सेल्सियस. घबराना नहीं है, बस वो टेम्परेचर देखने के लिए दे रखा है अपने को, बाकी कुछ यूज नहीं आएगा उसका. ठीक है, ध्यान रखना ये. और इसके अलावा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे नहीं डिपेंड करता. मैं इन तीनों मॉड्यूलस की कहानी थोड़ा लिख देती हूँ. यंग्स मॉड्यूलस को Y से डिनोट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को B से, एंड shear मॉड्यूलस को ईटा से. इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलेंगे अगले चैप्टर में जाके, बट इस चैप्टर में इट इज नोन एज बल्क shear मॉड्यूलस. It was defined as longitudinal stress upon longitudinal strain. तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो बन जाएगा F अपॉन A अपॉन डेल्टा L बाय L. तो FL अपॉन A डेल्टा L. यंग्स मॉड्यूलस इज FL अपॉन A डेल्टा L. यहाँ पे आता था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं. तो प्रेशर अपॉन क्या बोलता था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. pressure upon volumetric strain. Pressure is P, volumetric strain is delta V by V. तो ये बन जाएगा फॉर्मूला PV अपॉन डेल्टा V. याद रखना इनकी वैल्यू जनरली अपने पॉजिटिव रखते हैं. तो अगर कंप्रेस हो रही होती है ना चीजें, कंप्रेशन का मतलब होता है चीजों की जो फाइनल है वो कम हो गया इनिशियल से. तो अगर फाइनल इनिशियल से कम होएगा तो वहां पे हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे आगे. इन द केस ऑफ कंप्रेशन मैं लिख ही देती हूँ. In the case of compression, formula would become B is equal to minus PV upon delta V. Eta के केस में again shearing stress upon shearing strain. तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा F upon A और अपॉन में x अपॉन L विच इज इक्वल टू FL अपॉन AX. ये ईटा का फॉर्मूला आ गया. इसके साथ साथ यंग्स मॉड्यूलस इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स.
ये फ्लूइड्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। यंग्स मॉड्यूलस हमेशा सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है। बल्क मॉड्यूलस सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मतलब सॉलिड्स और फ्लूइड्स दोनों के लिए डिफाइन, तीनों के लिए डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और शेयर मॉड्यूलस, शेप चेंज भी जो है वो भी सॉलिड्स के केस में अपने देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है पानी की एक लेयर पे डालो तो पानी का शेप ऐसे चेंज हो जाता है। नो, पानी फ्लूइड में तो वेसल, कंटेनर जो होता है उसकी शेप पे डिपेंड करता है। वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ओवर देयर। हमें सिर्फ उसको मूव करवाना होता है कंटेनर में। बल्क मॉड्यूलस के साथ एक और फैक्टर रिलेटेड होता है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, के से डिनोट करते हैं। It is defined as reciprocal of the bulk modulus. Defined as the reciprocal of the bulk modulus. इसका फॉर्मूला 1/b बन जाता है। कंप्रेसिबिलिटी डिनोट्स कि आपका जो कोई भी मटेरियल है, कोई भी स्टेट है मैटर का, वो किस लेवल तक कंप्रेस हो सकता है, वो कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, इसका था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। डायमेंशंस भी रिवर्स, m-1 l t स्क्वायर, m-1 l t स्क्वायर, एकदम रेसिप्रोकल उसका। आप मुझे बता सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में कौन सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होता है? गैसेस। गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। तो हम लिखते हैं K ऑफ गैसेस इज ग्रेटेस्ट, फिर उसके बाद आता है K ऑफ लिक्विड, और उसके बाद आता है K ऑफ सॉलिड्स। बल्क मॉड्यूलस के लिए उल्टा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैसेस इज लीस्ट, बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड उससे थोड़ा बड़ा, और सॉलिड का बल्क मॉड्यूलस सबसे बड़ा। ऑल राइट, यस मिहिर बोलिए, क्या डाउट है आपका? मतलब मैम इन तीनों का मतलब यूनिट तो सेम ही होगा ना? यूनिट तीनों का सेम, फॉर्मूला भी एक्चुअली आप देखो तो सेम सही है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही, बस डिपेंड करता है कौन से टाइप का स्ट्रेस है, कौन से टाइप का स्ट्रेन है। ठीक है, ओके मैम। मोक्ष, module of elasticity is directly proportional to temperature. Ma'am, can you give a example to explain it? इसमें कोई एग्जांपल नहीं है, वो स्टेटमेंट है। अगर दे रखा है, ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉरी, मतलब वैल्यू डिपेंड करती है। It's dependent on temperature. I don't know on what factor it depends on it. Directly proportional to temperature नहीं बोला है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने से वो बढ़ जाए, दोनों ही चीजें हैं। उसके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है, बट ऐसा विजुलाइज कर सकते हो कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करते हो, आयरन रॉड को हम जब हीट करते हैं तो हीट करने से वो एक्सपैंड होने लग जाता है, रॉड जो है वो बढ़ने लग जाता है, एक्सपैंड होने लग जाता है, तो उसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में कुछ तो फर्क आया ही होगा, उसकी वजह से वो एक्सपैंड हुआ है, बाकी वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बोलते हैं। यस मैम। मिहिर, मैम नोट्स, ओके ओके क्लियर हो क्लियर है। ठीक है, सो हमने खत्म कितना कर दिया मैं आपको बता देती हूँ। सेशन 9.1 में हमारा एक टॉपिक बाकी है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और सेशन 9.2 में हमारा दूसरा टॉपिक बाकी है, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है वो बोल रहे इतना छोटा चैप्टर मैम पहली बार देखा हमने फिजिक्स में आज तक।